हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जॉर्डन्स एकेडमी पर। और मैं हूं आप सबका अपना जॉर्डन सर, और एक बार फिर से आप सबके सामने लेकर हाजिर हो चुका हूं अपनी नहीं बल्कि आप सबकी सुपर 25 सीरीज का एक और लेक्चर लेकर, और लेक्चर होगा 26। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अपने लेक्चर की सिल्वर जुबली तो हो चुकी है, मतलब कि 25 लेक्चर्स पूरे हो चुके हैं, और आज हम और आप एक बार फिर से एक साथ आ गए हैं लेक्चर नंबर 26 में। उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो सीरीज का पूरा आनंद ले रहे होंगे, तो बिना देर करे अपने इस वाले वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। लिखा है दोस्तों, पत्तियों में हरिमहीनता का कारण। हरिमहीनता का मतलब यह हुआ कि जो हरा रंग होता है ना पत्तियों का, वो हरा रंग कम क्यों होने लगता है, हरे से वो पत्तियां पीली या फिर एक तरीके सफेद सी क्यों पड़ने लगती हैं, आखिर क्या कारण है। तो याद रखना दोस्तों कि जिस तरह से हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड रेड होता है, ठीक उसी तरीके से जो पत्तियां होती हैं उनमें क्लोरोफिल होता है, और उसमें पाया जाता है मैग्नीशियम। क्या पाया जाता है दोस्तों? मैग्नीशियम। तो जब इस मैग्नीशियम की कमी होने लगती है तो समझ लीजिए कि पत्तियों में हरिमहीनता आने लगती है। ठीक है दोस्तों, अपने 25 वीडियो लेक्चर के बाद अब हम आगे से अपने हर वीडियो लेक्चर में कोशिश करेंगे कि पहले आपको सभी क्वेश्चंस एक बार में याद करवाए जाएं, और उसके बाद एक क्विक रिवाइज रोज किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्विक रिवाइज होगा जैसे ही ये वीडियो एंड होगा, इसलिए हमारे साथ हर क्वेश्चन को ध्यान से सुनते रहिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या हुआ कि पत्तियों में हरिमहीनता का कारण, तो इसका उत्तर दोस्तों समझ गए होंगे आप लोग, इसका उत्तर होता है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के कारण जो पत्तियां होती हैं उनमें हरिमहीनता आने लगती है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन यहां पे इसी के साथ क्लियर होता है। आगे बढ़ते हैं। इंडोल एसिटिक अम्ल का दूसरा नाम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इंडोल एसिटिक अम्ल का दूसरा नाम क्या होता है? तो याद रखें दोस्तों, ऑक्सिन। क्या नाम होता है दोस्तों? ऑक्सिन। तो याद रखें, इंडोल एसिटिक अम्ल का दूसरा नाम क्या होता है? ऑक्सिन। ठीक है, तो ये नाम आप लोग याद रखें, इंडोल एसिटिक एसिड। ठीक है दोस्तों, तो दो क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं, और अगले नंबर पे आ गए हैं। लिखा है दूध में पाई जाने वाली शर्करा। बहुत सा सिंपल क्वेश्चन सा है, बिल्कुल इजी है। तो आपने एक नाम सुना होगा, एक शर्करा का नाम सुना होगा, लैक्टोज। क्या नाम है दोस्तों? लैक्टोज। तो याद रखें कि दूध में पाई जाने वाली शर्करा का नाम क्या होता है? तो लैक्टोज। ठीक है दोस्तों, तो लैक्टोज शर्करा दूध में पाई जाती है। बहुत सरल क्वेश्चन है दोस्तों, ज्यादा देर नहीं लगेगी, चीजें याद होती चली जाएंगी। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, मैं बार बार कहता हूं, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। लगे रहिए, साथ साथ लगे रहिए। लिखा है सिट्रस कैंकर। बहुत बढ़िया दोस्तों, ये एक बीमारी का नाम है, और मोस्टली ये बीमारी दोस्तों नींबू में देखी जाती है। तो याद रखना कि ये जो सिट्रस कैंकर है, असल में ये है क्या? तो दोस्तों ये है एक तरीके का रोग जो कि किसमें पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है। याद रखें, नींबू में पाया जाता है। और अगर हम आपको बताना चाहें कि ये किससे हो जाता है, तो याद रखना ये एक तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। ठीक है, मतलब जीवाणुओं से होने वाला रोग है, और इसे फैलाने वाले जीवाणु का नाम होता है जैंथोमोनास सिट्राई। क्या नाम है दोस्तों? जैंथोमोनास। उम्मीद है यहां पे आपको दिख रहा होगा। तो लिखा है जैंथोमोनास, जैंथोमोनास सिट्राई। ठीक है, जैंथोमोनास सिट्राई। तो इसकी वजह से दोस्तों जो नींबू होता है उसमें सिट्रस कैंकर रोग हो जाता है। मतलब होगा ये कि नींबू, जो पूरा नींबू होता है या फिर जो उसकी पत्तियां होती हैं, उनके ऊपर इस तरीके से दाग दाग से हो जाते हैं, बड़ा मतलब खराब हो जाता है नींबू फिर। ठीक है, ऊपर दाग जैसे कभी आपने हो सकता है देखा हो, तो उस बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिट्रस कैंकर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, बिना देर नहीं करनी हम लोगों को। लिखा है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन, मेंडल। सबसे पहले तो मेंडल का नाम आप लोगों को मालूम है कि आनुवांशिकी के जनक कौन माने जाते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल। पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। तो मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना? भाई ये तो आप सबको मालूम होगा, आपने सबने आनुवांशिकी के बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा, मैं तो कहता हूं पूरा ही पढ़ा होगा। तो वहां पे आपको 100% मालूम पड़ गया होगा कि मेंडल ने अपने प्रयोग किसके ऊपर किए थे? तो मटर के ऊपर किए थे। लेकिन क्वेश्चन बनता है कि आखिर क्या रीजन था जो उन्होंने मटर को ही चुना? भाई कुछ तो एक मटर में खास बात होगी। तो दोस्तों इतना आप इतना याद करिए कि जो मटर का पौधा होता है इसमें बहुत सारे
विपर्यासी लक्षण होते हैं। विपर्यासी का मतलब दोस्तों विपरीत लक्षण, ठीक है। विपरीत से मेरा मतलब कि अगर एक पीढ़ी में कोई लक्षण है तो उसका जस्ट अपोजिट लक्षण हमें दूसरी पीढ़ी में देखने को मिल सकता है। तो अलग अलग लक्षण होंगे तो यह पहचानने में आसानी हो जाएगी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए इन्होंने जो मटर का पौधा था उसको चुना। यह सबसे बड़ा कारण है कि उसमें किस तरीके के लक्षण है दोस्तों, मैंने क्या बोला, विपर्यासी। विपर्यासी मतलब विपरीत लक्षण होते हैं कि मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मटर के पौधों में क्या क्या चेंजेस आ गए हैं वो मालूम पड़ता है। जैसे लंबा पौधा बौना पौधा, समझ में आ रहा है ना, लंबा पौधा बौना पौधा है ना, विपरीत लक्षण। गोल बीज झुर्रीदार बीज, ये देखो उल्टा लक्षण हो गया, ठीक है। या फिर इस तरीके से पीले पुष्प हरे पुष्प, ये एक अपोजिट लक्षण हो गया। तो इस तरह से दोस्तों कई सारे लगभग 7 लक्षण दोस्तों उन्होंने अपने प्रयोगों में लिए थे। याद रखना 7 लक्षणों को लिया था, ठीक है। होते तो और भी, लेकिन 7 लक्षणों को उन्होंने मटर के पौधे के लक्षणों का प्रयोग किया था। उम्मीद है ना ये वाली बात क्लियर हो गई। तो मेंडल ने मटर के पौधों को क्यों चुना, तो ये एक रीजन हो गया। अच्छा, एक रीजन दोस्तों इसका और भी हो सकता है। क्या रीजन हो सकता है कि ये पौधा जो होता है वो 1 वर्षीय होता है। 1 वर्षीय का मतलब कि आप 1 साल के अंदर ही इसकी कई पीढ़ियों को देख सकते हैं, मतलब जल्दी जल्दी उगा सकते हैं। अब सोचो जरा, इनने किसी और अगर पौधे को चुना होता कि मालूम पड़ी 2 साल में वो पूरी एक पीढ़ी पूरी हो पा रही है, 3 साल में हो पा रही है, तो हो सकता है उन्हें नियम बनाने में देर लगती। तो इन्होंने मटर के पौधे को ले लिया जिससे कि कम समय के अंदर ज्यादा पीढ़ियां इनको देखने को मिल गई थी, ठीक है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है कि इसको हम बड़ी आसानी से उगा सकते हैं। भाई मटर को आसानी से उगाया जा सकता है। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से मेंडल ने मटर के पौधे को चुना था। और मटर के पौधे का नाम तो मालूम ही होगा, पाइजम सैटाइवम। क्या नाम है दोस्तों, पाइजम सैटाइवम, ठीक है। तो यह है मटर के पौधे का वानस्पतिक नाम। चलो अगला बढ़ता है दोस्तों, 16 सितंबर। बहुत अच्छा है दोस्तों। तो याद रखना विश्व ओजोन दिवस, ठीक है। तो क्वेश्चन याद करना, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 16 सितंबर को मनाया जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ओजोन एक परत है जो कि समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल से मेरा मतलब कि हमारी पृथ्वी जो है उसको कुछ मंडलों में बांटा गया है। उसमें से एक मंडल का नाम है समताप मंडल, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। तो याद करें कि ओजोन परत कहां पे है दोस्तों, समताप मंडल में है। और ओजोन परत का काम यह है कि जो पृथ्वी के ऊपर सूर्य से अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं, मतलब पराबैंगनी किरणें आती हैं, उसकी तरंग दैर्ध्य को कम कर देना, ठीक है। वैसे तो तरंग दैर्ध्य उनकी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उनकी उस तरंग दैर्ध्य को कम कर देना काम होता है ओजोन परत का, जिससे कि हमारी पृथ्वी पे केवल उचित मात्रा में, जो एक ठीक ठाक तरंग दैर्ध्य होगी, उतनी मात्रा में जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं वो आ पाती हैं। इसका रीजन ये है कि अगर वो अल्ट्रा वायलेट रेज सीधे हमारे शरीर पर पड़ गई तो दोस्तों हम लोगों को कई सारे त्वचा संबंधी रोग भी हो सकते हैं। यहां तक कि जो डीएनए का ऑर्डर होता है, समझिए बात को, मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम लोगों के ऊपर अल्ट्रा वायलेट रेज बिना ओजोन परत के पड़ गई, अगर, पहली बात तो बहुत प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर ज्यादा तरंग दैर्ध्य वाली भी पड़ गई तो याद रखना कि फिर जो डीएनए का ऑर्डर होता है वो तक चेंज हो जाता है। इतनी खतरनाक होती है, त्वचा रोग तो बहुत सारे हो जाते हैं। तो इसलिए एक जीवन रक्षक परत है दोस्तों, याद रखना जीवन रक्षक परत है ये ओजोन परत, ठीक है। O3 इसका सूत्र होता है, ठीक है। ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3। लेकिन दोस्तों आज हमारी और आपकी वजह से उस ओजोन परत जो मतलब एक मोटाई है, वो मोटाई अब धीमे धीमे करके कम हो गई है, जिस वजह से कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि टेम्परेचर में जो है वो बढ़ोतरी लगातार होती जा रही है। तो दोस्तों बहुत सारी रीजंस हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए, ठीक है। या फिर जो एसी होता है, रेफ्रिजरेटर, इन सब चीजों का यूज कम करना चाहिए, क्योंकि इनसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हुई या कार्बन मोनोऑक्साइड जो मतलब वाहनों से निकलती है, तो अलग अलग तरीके की गैसें जो हैं वो हमारी ओजोन परत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा खतरनाक मानी जाती है क्लोरीन गैस, ठीक है दोस्तों। क्लोरीन गैस बड़ी खतरनाक होती है, याद रखना। मतलब एक अंदाज लगाया जाता है कि अगर 1 क्लोरीन गैस का अणु है तो वो 1 लाख ओजोन के अणुओं को खत्म कर देता है। जरा सोचिए, 1 क्लोरीन गैस का अणु 1 लाख से भी ज्यादा ओजोन के अणुओं को समाप्त कर देता है। तो इतनी बात आप लोग इससे याद कर लेंगे। तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये वाली बात क्लियर हो गई होगी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है दोस्तों ब्रायोफाइटा का प्रमुख पौधा। ये तो आप भी जानते होंगे,
कि पेड़ पौधों को कुछ भागों में बांटा गया है, कुछ संघों में बांटा गया है, जैसे ब्रायोफाइटा होता है, ठीक है, टेरिडोफाइटा होता है, थैलोफाइटा होता है। तो इस तरीके से अलग अलग दोस्तों संघ होते हैं। तो यहां पे एक नाम आया है ब्रायोफाइटा। यहां पे पूछा गया है कि ब्रायोफाइटा का प्रमुख पौधा कौन सा है, सबसे मेन पौधा जो कि ब्रायोफाइटा के अंदर आता है। तो आप लोग नाम याद कर लो दोस्तों, मॉस। क्या नाम है दोस्तों? मॉस। याद करें तो इसका नाम होता है मॉस। तो मॉस जो है ये एक तरीके का ब्रायोफाइटा है और मॉस को हम लोग कहते हैं फ्यूनेरिया। क्या कहते हैं दोस्तों? फ्यूनेरिया। तो ये है मॉस। ठीक है, क्लियर हो गई ना बात? ठीक है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? टेरिडोफाइटा का प्रमुख पौधा। तो यहां पे याद कर लो फर्न। क्या याद हो गया दोस्तों? फर्न। ठीक है, फर्न ये टेरिडोफाइटा का प्रमुख पौधा है और फर्न को दोस्तों हम लोग ड्रायोप्टेरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रायोप्टेरिस। ठीक है, तो उम्मीद है ये वाली बात भी क्लियर हो गई। तो ड्रायोप्टेरिस का मतलब फर्न और फ्यूनेरिया का मतलब मॉस। तो ब्रायोफाइटा का प्रमुख पौधा पूछा जाए, प्रमुख का देखो, प्रमुख का मतलब ये हुआ फेमस, जो नॉर्मल में ज्यादातर पेपरों में आता है। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? मॉस, जिसको फ्यूनेरिया कहते हैं। और इधर क्या नाम है, ये जो टेरिडोफाइटा है इसका नाम क्या हो गया? फर्न, जिसको हम लोग ड्रायोप्टेरिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्लियर हो गए। अगला लिखा दोस्तों कपास का कुल। ठीक है, आपको बताया था मैंने, और अगर नहीं मालूम तो आपको मालूम होगा, वैसे थोड़ा बहुत तो जानकारी होगी कि जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें कुछ फैमिलीज में बांटा जाता है, उनको कुछ कुल होते हैं हर पेड़ पौधे के। तो याद रखें कि क्वेश्चन बना कि कपास का कुल कौन सा है, तो याद रखना दोस्तों मालवेसी। क्या नाम है? मालवेसी। तो कपास का कुल क्या होता है? मालवेसी। ठीक है, तो कपास किस कुल में आती है? तो मालवेसी कुल के अंदर आती है। उम्मीद है दोस्तों ये वाली बात क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कपास का कुल हो गया मालवेसी। अगला लिखा है दोस्तों पुष्पों का अध्ययन। बहुत अच्छा क्वेश्चन, खूब आया हुआ है। तो याद रख लो एंथोलॉजी। क्या होगा? एंथोलॉजी। तो पुष्पों का अध्ययन क्या होता है? एंथोलॉजी। कोई दिक्कत तो नहीं ना? एंथोलॉजी। क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा दोस्तों पूर्ण पुष्प व अपूर्ण पुष्प। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बहुत नॉर्मल क्वेश्चन भी है। तो पूर्ण पुष्प और अपूर्ण पुष्प, कंप्लीट और इनकंप्लीट फ्लावर, भाई इसका क्या मतलब है? पूर्ण पुष्प क्या का मतलब है? देखो सुनो, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि किसी भी पुष्प के 4 भाग होते हैं मेन। कितने भाग होते हैं? 4। कौन कौन से? पुमंग, पुमंग मतलब एंड्रोशियम, जायांग, जायांग मतलब गायनोशियम, ठीक है, बाह्य दलपुंज मतलब कैलिक्स और दलपुंज मतलब कोरोला। तो ऐसे समझ लीजिए कि ऐसा पुष्प जिनके पास में ये चारों चीजें हैं, मतलब कि बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग, मतलब कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम, ये चारों चीजें अगर किसी पुष्प के पास में हैं तो समझ लो वो पुष्प माना जाएगा पूर्ण पुष्प। बहुत सरल है। और अगर इसमें से किसी भी चीज की कमी है तो समझ लो वो पुष्प कैसा माना जाएगा? अपूर्ण पुष्प। देखो दोस्तों बायोलॉजी कोई बहुत कठिन सब्जेक्ट नहीं है। हाँ इतना जरूर है कि इसमें नाम बहुत अजीब अजीब से होते हैं। तो आप लोग किसी भी इस तरीके के, जो जैसे ड्रायोप्टेरिस था या फ्यूनेरिया है, तो इस तरीके के जो नाम आते हैं इन्हें एक बार के लिए 2-3 बार थोड़ा बोल के देख लिया करिए, बाकी आपको चीजें याद हो जाएंगी। और बहुत सारे टर्म्स हैं उन्हें याद कर लो। अब देखो पूर्ण पुष्प लिखा, पता नहीं क्या होगा पूर्ण पुष्प का मतलब, हो सकता है इसमें कुछ और मिल जाता हो। ऐसा नहीं है, जिसके पास में चारों चीजें हैं वो पूर्ण है और जिनके पास में नहीं है वो अपूर्ण है। तो उम्मीद है कि आप लोग ये वाली बात समझ गए होंगे। तो ये वाला क्वेश्चन भी दोस्तों पूरा हो गया। अगला लिखा है दोस्तों मटर का मार्श रोग। ठीक है, एक मटर में दोस्तों मार्श नाम का एक रोग हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मटर का मार्श रोग किसकी कमी से हो जाता है? तो याद रखें दोस्तों जिंक, क्या नाम है, सॉरी मैग्नीज। याद रखें मैग्नीज, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, तो मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीज की कमी से हो जाता है, क्या हो जाता है? मटर का मार्श रोग हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों क्लियर हो गया। तो मटर का मार्श रोग कैसे होता है? मैग्नीज की कमी से। और आपको मैंने इससे पहले बताया होगा धान का खैरा रोग, वो होता है दोस्तों जिंक की कमी से। वही मेरे मुंह से भी निकल गया, जिंक। क्यों? क्योंकि धान का खैरा रोग किसकी वजह से होता है? धान होता है जो ओराइजा सेटाइवा होता है, उसमें बीमारी बताई होगी मैंने, खैरा। ठीक है, तो वो बीमारी किसकी वजह से थी? जिंक की कमी से। और यहां पे क्वेश्चन क्या आ गया है कि मटर का मार्श रोग किसकी वजह से होता है? तो दोस्तों ये होता है मैग्नीज की कमी से। क्लियर हो गई ये वाली बात? ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा आया हुआ है, लिखा है दोस्तों तंबाकू का मोजेक रोग। ठीक है, तंबाकू का मोजेक रोग। सबसे पहली बात तो ये जानो कि तंबाकू का मोजेक रोग है क्या। तो आप ये समझिए कि एक वायरल इंफेक्शन होता है, वायरस से होता है ये वाला रोग, और इसका वायरस होता है दोस्तों TMV। क्या नाम है दोस्तों?
TMV, तो टोबैको मोजेक वायरस। ठीक है, तो तंबाकू का जो मोजेक रोग है वो किससे होता है? TMV, टोबैको मोजेक वायरस से होता है। इससे होगा क्या कि पत्तियां झड़ने लगती हैं, या कह लो पत्तियों का आकार छोटा हो जाता है, पौधा अविकसित होने लगता है। एक तरीके से आप ये मान लें इतनी भयंकर डिसीज है दोस्तों कि अगर ये पौधा वहां पे लगा रहा जहां पे लगा होना चाहिए तो आसपास वाले पौधों को भी इन्फेक्ट कर देता है। और इसका सबसे अच्छा इलाज ये माना जाता है कि उस पौधे को जहां पे मालूम पड़ा है कि इस पौधे में मतलब मोजेक रोग हो गया है, तो उस पौधे को वहां से हटा के कहीं और अलग जला देना चाहिए, बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए उसको, तब यह बीमारी खत्म होती है। तो याद रखें, टीएमवी का मतलब होता है टोबैको मोजेक वायरस, इसका नाम ही यही है। क्या नाम है? टोबैको मोजेक वायरस। क्लियर हो गया ना? तो टीएमवी किसमें होता है? एक वायरस का नाम है टीएमवी, और क्या नाम है? तंबाकू का मोजेक रोग फैलाता है। उम्मीद है दोस्तों ये 13 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए। वीडियो लगभग बीच में है, आपने इतना साथ दिया तो पूरा साथ दीजिए जिससे वीडियो के हर क्वेश्चन में आपको क्लियरली समझा पाऊं। आगे बढ़ता हूं दोस्तों, लिखा हुआ है सोडियम या पोटेशियम ऑक्जेलेट। अब इसको समझो, ये आखिर है क्या, इसका मतलब क्या है। सबसे पहली बात तो दोस्तों ये आप सबको मालूम है कि जब हम लोगों का ब्लड टेस्ट कराया जाता है तो अगर उस मान लीजिए हमारे अंदर से ब्लड निकाल लिया गया, ठीक है, इस तरीके से ब्लड निकाला, जब भी ब्लड निकालने की बात आती है या फिर इंजेक्शन की बात आती है तो आजकल मेरे मन में केवल एक बात आती है। क्या आती है? आप लोग आजकल देख रहे होंगे एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें पता नहीं कहां जम्मू का कोई लड़का है, बच्चा है, उसके इंजेक्शन लगाया जा रहा है तो वो एक चिड़िया जैसी आवाज निकाल रहा है। ठीक है, बार बार उस वीडियो को देखता हूं तो हर बार हंसी आती है, हंसी रुकती नहीं है। ठीक है, इस तरीके वो डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहा है और वो चिड़िया की तरह ट्रुई ट्रुई करके चिल्ला रहा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो होता क्या है कि जब इंजेक्शन से मतलब ब्लड निकाल लिया जाता है तो होता क्या है कि अगर ज्यादा देर तक उस ब्लड को हम लोग यूज ना करें तो वो जमने लगता है, उसका थक्का जमने लगता है। तो होता ये है कि उस ब्लड में अगर थोड़ी सी मात्रा में सोडियम या फिर पोटेशियम का ऑक्जेलेट डाल दिया जाए तो वो रक्त नहीं जमेगा। ठीक है, तो याद रखना कि जो हमारी रुधिर वाहिका होती है, जहां से हम लोगों ने रुधिर निकाला है, उससे निकले हुए रुधिर को जमने से बचाने के लिए, ठीक है, वो जमे ना, उसका थक्का ना जम जाए, इसलिए जो पैथोलॉजी होती हैं तो वो लोग क्या करते हैं, उस ब्लड के अंदर थोड़ी सी मात्रा में क्या डाल देते हैं, सोडियम या पोटेशियम का ऑक्जेलेट डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो रक्त फिर जमता नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो रक्त को जमने से बचाने के लिए किसका यूज करते हैं? सोडियम या पोटेशियम ऑक्जेलेट का यूज करते हैं। अगला लिखा दोस्तों हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन का क्या मतलब है? तो ये मैंने यहां पे इसलिए लिखा है क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो दो नामों से मिलकर बना। पहला नाम तो है हीम और दूसरा नाम है ग्लोबिन, ये तो मालूम ही होगा ना। ठीक है, तो हीम का मतलब क्या होता है दोस्तों? आयरन। आपको मालूम है हीम का मतलब क्या होता है? आयरन। और आयरन का मतलब क्या होता है? Fe का मतलब क्या होता है? लोहा। ठीक है, तो अपने शरीर में लोहा भी होता है, ये तो आपको मालूम है। वो लोहा कहां पे, समझ गए होंगे, हीम के रूप में है। और दूसरा क्या लिखा दोस्तों? ग्लोबिन। और ग्लोबिन क्या होता है? एक तरीके का प्रोटीन। मतलब यह हुआ कि हीम का मतलब आयरन और ग्लोबिन का मतलब प्रोटीन। तो क्वेश्चन बनता है कि हीमोग्लोबिन में हीम और ग्लोबिन कितने कितने परसेंट हैं? तो याद रखना दोस्तों कि जो हीम होता है वो होता है केवल 4%। ठीक है, तो हीम होता है केवल 4%, बाकी जो ग्लोबिन होता है ये होता है 96%। ठीक है, तो हीम जो है वो होगा केवल 4% और ग्लोबिन होता है 96%। 96% ग्लोबिन होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन अगला लिखा हुआ है ग्रेन्युलोसाइट और अगला लिखा है दोस्तों ए ग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, इन दोनों का संबंध दोस्तों सीधा सीधा WBC से है। आप समझिए, जो इन दोनों का संबंध है वो सीधा सीधा किससे है? WBC से है, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल से है, श्वेत रुधिर कणिकाओं से है। याद रखें कि श्वेत रुधिर कणिकाएं हमेशा दो टाइप की होती हैं, इतना समझो, बहुत नॉर्मल समझा दे रहा हूं। जो WBC होती है हम लोगों की वो मेनली दो टाइप की होती हैं। एक WBC वो होती है जिसमें कुछ कण पाए जाते हैं, छोटे छोटे से कण होंगे दोस्तों। ठीक है, तो एक तो वो WBC हो गई, और एक दूसरी WBC वो होती है जिनके अंदर वो छोटे वाले कण नहीं पाए जाते हैं। क्लियर हो गया ना? मतलब इसको बोलते हैं कणिकामयी और अकणिकामयी। कणिकामयी का मतलब कि ऐसी WBC जिसमें कण पाए जाएंगे और ऐसी WBC जिसमें कण नहीं पाए जाएंगे। तो जिन WBC में ये कण पाए जाते हैं उनको कहते हैं ग्रेनुलोसाइट्स, और जिन WBC प्रोटीन के कण होते हैं दोस्तों, और जो ये जिनमें ये कण नहीं पाए जाते हैं जिन WBC में, उनको हम लोग बोलते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है दोस्तों, तो ये वाली बात भी क्लियर हुई। अब अगला क्वेश्चन आ गया,
लिखा हुआ है टॉक्सिकोलॉजी। अब टॉक्सिको देखो ऐसे समझो, जो टॉक्सिकोलॉजी वर्ड है यहां पे तुम नोटिस कर रहे होगे एक टॉक्सिक वर्ड छुपा हुआ है, देखो टॉक्सिक। और जहां पे भी आपको टॉक्सिक वर्ड लिखा दिख जाए समझ लेना वहां पे विष के बारे में बात हो रही है, ठीक है। विष मतलब जहर या फिर कोई भी विषैला पदार्थ, उसकी बात हो रही है। तो यहां पे क्या लिखा दोस्तों, टॉक्सिकोलॉजी। देखो लॉजी तो तुम जानते हो ना, अध्ययन होता है किसी भी चीज का, और फिर क्या लिखा है टॉक्सिको, तो मतलब विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें हम लोग विष का अध्ययन करते हैं, विषैले पदार्थों का शरीर पर अध्ययन करते हैं कि हमारे शरीर पर किसी भी विषैले पदार्थ का क्या असर हुआ है या जंतुओं पर क्या असर होता है विषैले पदार्थों का, तो उसका अध्ययन दोस्तों हम लोग किसमें करते हैं, टॉक्सिकोलॉजी में करते हैं। क्लियर हो गया ना। तो टॉक्सिकोलॉजी मतलब कि जीवों पर विषैले पदार्थों का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है, टॉक्सिकोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों लिखा हुआ है शरीर का सबसे व्यस्त अंग। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन कि आखिर ऐसा कौन सा अंग है जो हमेशा व्यस्त रहता है। तो दोस्तों ये तो आप भी जानते होंगे, अपने दिल से पूछ लो कि सबसे ज्यादा व्यस्त अंग कौन सा है। हो सकता है आपके दिल ने आंसर दे दिया हो, क्योंकि इसका आंसर ही दिल है। अब दोस्तों हम लोग कोई शायर तो है नहीं, ना ही कोई एक्टर हैं जो दिल वर्ड बोलेंगे। हम लोग बायो के स्टूडेंट हैं दोस्तों, तो दिल नहीं धड़केगा, अब धड़केगा हृदय। क्या धड़ेगा दोस्तों हृदय। तो याद रखना कि शरीर का सबसे व्यस्त अंग क्या होता है, हृदय होता है। तो याद रखें कि जब कोई भी बच्चा अपनी माता के गर्भ में होता है, जरा सोचिए कि जब वो अपनी माता के गर्भ में था, तो ये तो आप सबको मालूम है कि 9 महीने के लिए अपने माता के गर्भ में रहा होगा, जाहिर सी बात है भाई। तो जब वो पहले महीने में था, मतलब 1 महीना जब तक एंड हुआ तब तक उसका हृदय धड़कने लगा था। ये याद रखिएगा, मतलब 1 महीना एंड होते होते उसका हृदय धड़कने लगता है, और दोस्तों तब से धड़कना शुरू करता है और तब तक धड़कता रहता है जब तक कि उसमें जान है, जब तक है जान। ठीक है दोस्तों, तो जब तक है जान तब तक तो हृदय धड़केगा और उसके बाद नहीं धड़केगा। इसीलिए हम कहते हैं कि शरीर का सबसे व्यस्त अंग है जो कभी रुकता नहीं है, चाहे तुम सो जाओ चाहे तुम कुछ भी करते रहो, वो उसका काम है स्पंदन करना, वो करता रहेगा। तो उसका आंसर होता है हृदय। ठीक है दोस्तों, तो दिल मत कहना आज के बाद, ठीक है, नहीं तो दिल टूट जाता है। ठीक है, दिल टूटना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन लिखा है अंड प्रजक स्तनधारी। क्या लिखा हुआ है, अंड प्रजक स्तनधारी। अब एक क्वेश्चन बड़ा अजीब सा लग रहा होगा सुनने में, क्या लिखा भाई, स्तनधारी भी लिखा है और फिर लिखा है दोस्तों अंड प्रजक। अब तुम तो जानते हो कि दुनिया में 2 टाइप के जीव होते हैं, मेरी बात को सुनिए, दुनिया में 2 टाइप के जीव होते हैं। एक होते हैं दोस्तों ओवीपेरस, क्या होते हैं, ओवीपेरस, और एक होते हैं दोस्तों विवीपेरस। कौन से होते हैं, विवीपेरस। तो ओवीपेरस वो होते हैं जीव जो अंडे देते हैं, और विवीपेरस वो होते हैं जो बच्चे देते हैं। भाई जो अंडे दें वो ओवीपेरस, अंड प्रजक बोलते हैं, और एक जो बच्चे पैदा करते हैं उनको क्या बोलते हैं, विवीपेरस। तो ये जो स्तनधारी होते हैं, यहां पे लिखा है स्तनधारी, मैमल्स जो होते हैं जिनके स्तन होते हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, तो याद रखना कि स्तनधारी जो होंगे वो हमेशा कैसे होते हैं दोस्तों, विवीपेरस होते हैं, मतलब बच्चों को जन्म देते हैं। लेकिन मैंने अभी बोला हमेशा बच्चों को जन्म देते हैं, तो यहां पे क्या लिखा है, अंड प्रजक। बड़ा अजीब सी बात है कि ऐसा स्तनधारी जो अंडे देता हो। तो दोस्तों अब तो इस दुनिया में नहीं है, नहीं तो एक जीव होता था, विलुप्त हो चुका है, उसका नाम है डक बिल प्लेटिपस। क्या नाम है दोस्तों, मैं ये यहां पे आंसर लिखूंगा, डक बिल प्लेटिपस। ठीक है, प्लेटिपस। ये एक जीव होता था जो कि था तो स्तनधारी लेकिन अंडे देता था। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाए कि अंड प्रजक स्तनधारी कौन सा होगा, तो याद रखें डक बिल प्लेटिपस होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लिखा है हेलोडर्मा। चलो भाई हेलो करते हैं इससे, लेकिन हेलो मत करना नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एक मात्र विषैली छिपकली, जो वैसे तो छिपकलियां ज्यादा विषैली नहीं होती हैं, लेकिन जो भयंकर विष जिसके अंदर होता है बहुत ज्यादा, समझ में आ रहा ना, टॉक्सिक जो छिपकली होगी वो कौन सी होती दोस्तों, हेलोडर्मा। तो इससे हेलो मत करना नहीं तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। तो हेलो करने से डरो, ठीक है, समझ गए ना, नाम याद कर लिया होगा, हेलोडर्मा, हेलो करने से डरो। तो ऐसी छिपकली है, इसका मतलब कि सबसे विषैली छिपकली या कह लो एकमात्र विषैली छिपकली कौन सी होती है, हेलोडर्मा होती है। आगे बढ़ते दोस्तों, लिखा है सबसे बड़ा विषाणु। सबसे बड़ा विषाणु आखिर कौन सा है, तो इसका आंसर होता दोस्तों पॉक्स वायरस। क्या होता है, पॉक्स वायरस। जो चिकन पॉक्स सुना होगा आप लोगों ने, स्मॉल पॉक्स या इस तरीके के, तो याद रखें ये जो पॉक्स वायरस होता है ये सबसे बड़ा वायरस माना जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा वायरस माना जाता है। और हमें आज हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग कहीं से भी ढूंढ के उत्तर दीजिए कि मैंने तो आपको बता दिया सबसे बड़ा वायरस कौन सा है, पॉक्स वायरस है।
समझ गए होगे मैं क्या पूछूंगा, सबसे छोटा वायरस कौन सा है। तो मुझे ये हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे छोटा वायरस कौन सा होता है। सबसे बड़ा तो पॉक्स हो गया, ठीक है, सबसे छोटा पूछ रहा हूं। चलिए ठीक है, आप बताना मुझे। तो ये तो क्लियर हो गया ना, पॉक्स वायरस। आगे बढ़ते दोस्तों, रेट्रो वायरस। देखिए कल आप लोगों ने, इससे पिछले वाली वीडियोस में हमारा एक क्वेश्चन आया होगा कि जो आरएनए वायरस होते हैं, मैंने आपको हो सकता है बताया हो, चलिए कोई बात नहीं। आपने बीमारी एड्स तो सुनी होगी ना, एड्स बीमारी। तो एड्स जो बीमारी है उसको फैलाने वाला वायरस कौन सा होता है, एचआईवी, याद होगा ना। तो अब समझो मेरी बात को, एचआईवी वायरस है। अब एक मिनट जरा मैं समझाई दे रहा हूं आपको। ये तो मालूम ही है ना कि चाहे दुनिया में कोई सा भी वायरस ले लो, चाहे जो वायरस हो, उसके पास में दो ही चीजें होती हैं, मैंने आपको बताया था। अगर बताया है तो रिवाइज कर लो। एक तो दोस्तों होता है प्रोटीन और दूसरा होता है न्यूक्लिक अम्ल। क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, न्यूक्लिक एसिड में से भी एक ही चीज होती है किसी भी वायरस के पास में, या तो उसके पास में डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है। ये तो आपको मालूम होगा ना। मतलब ये हुआ कि किसी भी वायरस के पास में प्रोटीन तो होगा ही होगा, 100% है, ठीक है, प्रोटीन तो होगा। लेकिन न्यूक्लिक अम्ल के रूप में या तो उसके पास में डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, दोनों चीजें उसके पास में नहीं हो सकती। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, एचआईवी की। तो आपको बता दें कि जो एचआईवी होता है उसमें होता है दोस्तों आरएनए, याद रखना आरएनए। और ऐसे समझ लीजिए कि ऐसे वायरस, ऐसे विषाणु जिनमें आरएनए पाया जाता है, समझ लेना, ऐसे विषाणु जिनमें प्रोटीन के साथ साथ आरएनए पाया जाता है, वो सब किस समूह में आते हैं दोस्तों, तो वो एक समूह रखा गया है। रेट्रोवायरस क्या होता है, ये एक तरीके का समूह होता है जिसमें ऐसे वायरस को रखा जाता है जिनमें क्या होता है, आरएनए होता है। और दोस्तों मैंने आपको एक बात और भी बताई होगी जो कि इस समूह के वायरस की खास पहचान है। वो बात ये है कि ये वायरस इतने खतरनाक होते हैं कि ये जो अपना आरएनए होता है इनके पास में, ये आरएनए यूज करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या लिखा हुआ है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है दोस्तों, एक एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये जो आरएनए होता है इस वायरस का, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का यूज करके डीएनए बनाने लगता है दोस्तों हमारे ही अंदर। सोचो जरा, डीएनए तो बन रहा है लेकिन वो डीएनए बहुत विषैला है, मतलब उस डीएनए के अंदर उस वायरस वाले गुण हैं। जरा सोचिए, अब इमेजिन करिए हमारे अंदर एचआईवी पहुंचा, उस एचआईवी ने हमारी ही बॉडी के रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का यूज किया और उसके बाद बनाने लगा डीएनए। तो अब जो हमारे अंदर डीएनए बनेगा वो डीएनए कैसा होगा दोस्तों, विषैला होगा। मतलब उसके अंदर ऐसी आनुवांशिक सूचनाएं होंगी जो कि बहुत ही खतरनाक होंगी और बीमारी को और बढ़ाएंगी, ठीक है। कोई एक यही रीजन है जो आज तक कभी भी एड्स की दवाई नहीं बन पाई है, क्योंकि इसका असर सीधा सीधा डीएनए पे होने लगता है, ठीक है दोस्तों। और एक बार डीएनए बिगड़ गया तो आप जानते हो कि डीएनए का मतलब ही हो गया कि शरीर में अब कुछ भी नहीं बचेगा, हर कोशिका इन्फेक्ट हो चुकी है और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। फिलहाल हमारा क्वेश्चन क्या आया था, रेट्रोवायरस। तो इसके बारे में इतना याद कर लो कि ऐसे वायरस होते हैं जिनके पास में आरएनए होता है, उनका समूह जो होता है उसको क्या बोलते हैं, रेट्रोवायरस कहते हैं। और इस समूह के जो वायरस होते हैं वो क्या करते हैं, वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का यूज करके क्या बना लेते हैं, डीएनए बना लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है, हैनीमैन। बहुत बढ़िया दोस्तों, हैनीमैन। अब इसको समझो, इसको ट्रिक से याद कर लो। हैनीमैन लिखा ना, हा से हैनीमैन और हा से होम्योपैथी। तो याद करें कि जो होम्योपैथी चिकित्सा होती है, जो होम्योपैथी होती है ना, जो आप लोग छोटी छोटी गोलियां खाते हैं, ठीक है, कि भाई डॉक्टर साहब गोलियां दे दो, बड़ी अच्छी लगती, चूसते चूसते खाते रहते हैं। तो दोस्तों वो जो एक चिकित्सा होती है जिसको तुम होम्योपैथी चिकित्सा कहते हो, उसके जनक कौन है, होम्योपैथी जो थी उसको शुरू किसने किया, तो किसने किया था दोस्तों, हैनीमैन ने किया था, ठीक है, होम्योपैथी चिकित्सा। और अंतिम क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन है, वॉन वेयर। क्या नाम है दोस्तों, वॉन वेयर। तो याद रखें कि एम्ब्रियोलॉजी मतलब फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूण विज्ञान के जनक। क्या बोला, भ्रूण विज्ञान के जनक, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कौन माने जाते हैं, तो वॉन वेयर माने जाते हैं। क्लियर हो गया ना, वॉन वेयर, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। और यहीं पे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए आ सकता है कि फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी, अंतर है दोस्तों। जो एम्ब्रियोलॉजी मैंने यूज किया वो पूरी दुनिया के लिए है, उसके फादर कौन है, वॉन वेयर। और अगर हम तुमसे क्वेश्चन करें कि फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी मतलब भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक, तो याद रखना दोस्तों, पंचानन महेश्वरी। क्या नाम है,
पंचानन महेश्वरी। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक पंचानन महेश्वरी और नॉर्मल भ्रूण विज्ञान या विश्व में भ्रूण विज्ञान के जनक तो कौन है? वॉन वेयर। ठीक है दोस्तों, अच्छा 25 क्वेश्चन हो गए, याद भी हो गए। तो अब वक्त हो गया है अपने क्विक रिवाइज का। तो दोस्तों बहुत जल्दी से रावलपिंडी एक्सप्रेस की तरह शुरू करते हैं। लिखा है पत्तियों में हरिमहीनता का कारण मैग्नीज, इंडोल एसिटिक अम्ल, सॉरी दोस्तों मैग्नीशियम, आज बड़ा कंफ्यूजन हो गया, मैग्नीशियम। ठीक है दोस्तों, अगला इंडोल एसिटिक अम्ल का दूसरा नाम ऑक्सिन, दूध में पाई जाने वाली शर्करा, मालूम होगा लैक्टोज। अगला सिट्रस कैंकर एक रोग होता है जो जैंथोमोना सिट्राई जीवाणु की वजह से हो जाता है। अगला मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना? आपको बताया था मैंने, 1 वर्षीय होता है। ठीक है, इसकी जो क्या नाम है अलग अलग विपर्यासी लक्षण होते हैं, इस वजह से चुना था। आगे 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस, ब्रायोफाइटा का प्रमुख पौधा मॉस या फिर इसको क्या बोलते हैं? फ्यूनेरिया। अगला टेरिडोफाइटा का प्रमुख पौधा फर्न, ड्रायोप्टेरिस बोलते हैं। अगला कपास का कुल मालवेसी। उसके बाद पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। अगला पूर्ण पुष्प व अपूर्ण पुष्प, मतलब ऐसे पुष्प जिनके पास में कैलेक्स कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम चारों होंगे वो कहलाते हैं पूर्ण, और जिनके पास किसी भी चीज की कमी होती है वो होते हैं अपूर्ण। आगे बढ़ते हैं, मटर का मार्श रोग, ये किसकी वजह से होता है दोस्तों? ये होता है मैग्नीज की कमी की वजह से। आगे बढ़ते हैं, लिखा है तंबाकू का मोजेक रोग, दोस्तों ये होता है वायरस की वजह से, मतलब वायरस का नाम क्या है? TMV, टोबैको मोजेक वायरस। आगे बढ़ते हैं, सोडियम या पोटेशियम ऑक्जेलेट, मैंने बोला था कि रक्त को जमने से बचाने के लिए उसमें क्या डाल देते हैं? सोडियम या पोटेशियम ऑक्जेलेट। आगे बढ़ते हैं, हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन में क्या है? हीम और ग्लोबिन। हीम कितने परसेंट? केवल 4%। ग्लोबिन कितने परसेंट? 96%। आगे बढ़ते हैं, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट, मतलब ऐसी WBC जिसमें कण पाए जाते हैं वो ग्रेनुलोसाइट, और जिसमें कण नहीं होते हैं वो एग्रेनुलोसाइट। आगे बढ़ो, लिखा है टॉक्सिकोलॉजी, समझ में आ गया ना कि जो जीव जंतु होते हैं उन पे जो विषैले पदार्थ होते हैं उनकी जब स्टडी की जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? टॉक्सिकोलॉजी बोलते हैं। अगला लिखा है शरीर का सबसे व्यस्त अंग, मालूम होगा ना, अपने दिल से पूछ लो आपको आंसर मिल जाएगा। अगला दिल से नहीं, हृदय से। ठीक है, अगला क्या लिखा है? अंड प्रजक स्तनधारी, अंड प्रजक का मतलब डक बिल प्लेटिपस। अगला है हेलोडर्मा, हेलोडर्मा, डर लग रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी विषैली छिपकली का नाम है हेलोडर्मा। अगला है सबसे बड़ा विषाणु दोस्तों कौन सा होता है? पॉक्स होता है, छोटा वाला, आप हमें बताएंगे कमेंट करके, और वीडियोस को लाइक करते रहिए। अगला लिखा है रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस का मतलब कि ऐसा वायरस का समूह जिसमें RNA वाले वायरस होते हैं, और ये हमारे शरीर का रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज करते हैं जिससे ये DNA बनाने लगते हैं, और वो DNA भी बड़ा खतरनाक होता है। अगला लिखा दोस्तों हैनीमैन, मतलब होम्योपैथी चिकित्सा के जनक माने जाएंगे हैनीमैन। और लास्ट में लिखा है वॉन वेयर, भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? वॉन वेयर। और अगर पूछा जाए भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है तो पंचानन महेश्वरी। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों ये पूरा बेहतरीन सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग और यूजफुल और एंटरटेनिंग और बहुत ही ज्यादा काम के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम आपको स्क्रॉल करते हुए तो मिल ही जाएंगे। वीडियोस को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और दोस्तों इसी तरीके से हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।